बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 21 इक़साद सुन चुके हैं और अब किस नंबर 22 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, ये पिस्तौल मुझे दो और इस कमरे में पलंग के नीचे रस्सी उठा लाओ। तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है, इसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। मैं खूनख्वार नजरों से राधा की तरफ देख रहा था। संबित ने अपना पिस्तौल राधा के हवाले कर दिया और जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाने के लिए मुड़ा, राधा ने उसके पैर में पैर फंसा दिया। वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से कराह खारिज हो गई। नाजी, पकड़ो इसे, राधा चीखी। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। एक लम्हे को तो मेरी समझ में ना आ सका कि हुआ क्या है। राधा संपित को यहाँ लेकर आई थी और मुझ पर राइफल ताने खड़ी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे बाजी पलट गई। क्या देख रहे हो, उठो, पकड़ो इसे, राधा फिर चीखी। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसी दौरान संपित भी सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा चुका था। उसने लेटे ही लेटे टांग चला दी। उसकी ठोकर राधा की टांग पर लगी और वो चीखती हुई पुश्त के बल गिरी। पिस्तौल और कैराकोफ दोनों चीजें उसके हाथ से निकल गई। पिस्तौल संपित के करीब गिरा था। उसने लोट लगाकर पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी लम्हे मैंने छलांग लगा दी और संपित के ऊपर जा गिरा। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इसी दौरान संपित पिस्तौल को पकड़ने की कोशिश भी करता रहा, मगर मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया। संपित अगरचे कदो कामत में मुझसे छोटा था, मगर वो बेपनाह ताकत का मालिक था। वो जूं की तरह मुझसे लिपट गया। पुश के बल गिरने से राधा का सर फर्श से टकराया। चोट ज्यादा लगी थी और वो दोनों हाथों में सर थामे फर्श पर पड़ी थी। संपित मेरा गला दबाने की कोशिश में था, मगर मैंने उसकी गिरफ्त जमने नहीं दी। ताम वो मुझे रगीता हुआ दीवार तक ले गया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरा सर 2-3 मरतबा दीवार से टकरा दिया। सर के पिछले हिस्से में लगने वाली चोट खासी शदीद थी। मेरा दिमाग झुंझुना उठा। मैंने संभलने की कोशिश करते हुए उसके पेट में 2-3 घुंसे रसीद कर दिए। एक घुंसे की चोट कारामद साबित हुई। वो करा उठा। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। मैंने उसे पीछे उछाल दिया और खुद भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। संपित पुश के बल गिरा था। पिस्तौल उससे चंद फुट के फासले पर था। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसका हाथ पिस्तौल पर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्तौल को गिरफ्त में लेता, मेरे पैर की ठोकर उसके हाथ पर पड़ी। पिस्तौल फर्श पर लुढ़कते हुए दीवार से जा टकराया। संपित के मुंह से भी हल्की सी चीख निकल गई। मेरे पैर की ठोकर ने उसके हाथ की उंगलियों को कुचल दिया था। उसके साथ ही वो बड़ी फुर्ती से उठकर बैठ गया, मगर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। वो कुछ देर तक तो पिटता रहा, लेकिन फिर उसका भी दाव चल गया। उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं एक टांग पर नाच कर रह गया और पुश्त के बल गिरा। मेरे संभलने से पहले उसने मुझे छाप लिया। संपित की ठोकरें वजनी हथौड़े की तरह मेरे जिस्म पर पड़ रही थी। चंद ठोकरें बरसाने के बाद उसने एक बार फिर पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। मैंने बड़ी फुर्ती से एक पैर आगे कर दिया। उसकी टांग में अड़ुंगा लगा और वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। उसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीख निकली थी। उसका मुंह फर्श से टकराया और गालबन सामने के 2 दांत अपनी जगह से हिल गए थे और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। चंद ठोकरें बरसाने के बाद मैंने उसे पुश्त की तरफ से गिरफ्त में ले लिया और दोनों बाएं पीछे की तरफ मोड़ने लगा। गालबन उसके कंधों के जोड़ हिल गए थे। वो चीखने लगा। मैंने राधा की तरफ देखा। वो बैठी सर को जोर जोर से झटके दे रही थी। संपित की चीखें सुनकर वो बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से उठी और मेज पोछ उठाकर संपित के मुंह में ठोंस दिया। उसके साथ ही उसके मुंह पर 2-3 घुंसे जड़ दिए और सीने पर जोरदार लात रसीद कर दी। हरामजादे, वो बिल्ली की तरह घुर्राई। तू समझता था कि हम तुम्हें यहाँ इस मारे लाई हूँ कि नाजी को प्लेट में सजाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगी। तुम लोगन इस काबिल कहाँ हुए तो कि कोई भलाई की जावे। तुम लोगन कई पुरुष तक हमारा इज्जत से खेलत रहे तो, हमारी बोटियां नोचे तो। अब हमारी बारी है, गिन गिन कर बदले लेवत रहूंगी। राधा अपनी असल जबान में बोल रही थी। उसके साथ ही उसके मुंह से बड़ी मॉडर्न किस्म की गालियां भी निकल रही थी। और फिर वो दूसरे कमरे से रस्सी ले आई। मैंने संपित के हाथ पुश्त पर बांध दिए और उसे फर्श पर लुढ़का दिया। उसके चेहरे पर अज़ियत और कर्ब के तासरात नुमाया थे। राधा ने कैराकोफ और पिस्तौल उठाकर मेज पर रख दिए और कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो बुरी तरह हाँप रही थी और मैं एक तरफ खड़ा उसे देख रहा था। बात मेरी समझ में नहीं आई थी। वो संपित को लेकर यहाँ आई थी, शायद मुझे पकड़वाने या मरवाने के लिए, लेकिन फिर अचानक ही बाजी पलट गई, बल्कि राधा पलट गई। तुम्हें हैरत हो रही है? राधा ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर तकलीफ के तासरात नुमाया थे। सर पर अच्छी खासी चोट लगी थी। अगर मैं ये नाटक ना करती तो ये हरामी मेरा अंत कर देता। मैं तो समझा था कि शायद तुम भी बेला और अलका की तरह तुम्हें फरेब दे रही होंगी। उसने मेरी बात पूरी कर दी। मैं बताती हूँ ये सब कैसे हुआ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, शहर की सूरत-ए-हाल बहुत खौफनाक है। पुलिस, राव और नागराज के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। तमाम छोटे बड़े होटल, गेस्ट हाउसेज और कोई सराय ऐसी नहीं छोड़ी जहां इन लोगों ने बार बार छापे ना मारे हों।
अचालचुआर मंदिर की आतिशज़दगी के बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मंदिर को आग नागराज के आदमियों ने लगाई और इसका इल्जाम भी तुम्हारे खाते में डाल दिया। मंदिर में उस वक्त तकरीबन 300 यात्री थे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। उनमें से सिर्फ चंद एक ही जानें बचाकर भागने में कामयाब हुए। ख्याल है कि तकरीबन 200 अफराद जलकर भस्म हुए हैं और कई जख्मी हुए, मगर उन्हें भी पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पहले इन लोगों को भर दिया गया था जो बम धमाकों में जख्मी हुए थे। प्राइवेट डॉक्टर की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो मंदिर में जख्मी होने वाले तमाम जख्मियों की देखभाल कर सके। बहुत बुरा हाल हो रहा है जख्मियों का। मैं मालूमात हासिल करती फिर रही थी कि नारायण होटल से निकलते हुए इस सरामी से सामना हो गया। उसने संपित की तरफ इशारा किया। ये मुझे देखकर ठिठका था, लेकिन फिर आगे निकल गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसे मुझ पर शुबा हो गया था। मेरे ज़हन में अचानक ये ख्याल उभरा, अगर इसने मेरा ताकुब शुरू कर दिया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। हो सकता है मेरी निगरानी के लिए ये किसी और को भी इस्तेमाल करता। इस तरह ये मेरे ठिकाने का पता चला लेता और फिर हम दोनों मारे जाते। इसलिए मैंने खुद ही इसे मिलने का फैसला कर लिया। चंद कदम चलने के बाद मैं पलटकर इसकी तरफ आ गई। हम दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ गए। इसने मुझे बताया कि आलका के कत्ल के सिलसिले में मुझे भी तलाश किया जा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से इसे यकीन दिलाने में कामयाब हो सकी कि आलका अग्निहोत्री के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं और ना ही मैं किसी खौफ से रोपोश हुई हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें आलका को कत्ल करके आश्रम से फरार होते देख लिया था और तुम्हारी निगरानी करती रही हूँ। मैंने इसे बावर करा दिया कि मैंने तुम्हारा ठिकाना मालूम कर लिया है और अब मरीना क्लब जा रही थी ताकि दरेवदीन को तुम्हारे बारे में इतला दे सकूं। लेकिन अगर ये चाहे तो खुद तुम्हें पकड़कर दरेवदीन के हवाले कर सकता है। इस तरह इसे भी कुछ अहमियत हासिल हो जाएगी। ये हराम ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ साबित हुआ जो खामोशी से मेरे साथ आ गया। रास्ते में ये बड़े मंसूबे बना रहा था और जानते हो ये तुम्हें दरेवदीन के नहीं नागराज के हवाले करना चाहता था। नागराज? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर ये तो दरेवदीन का आदमी है। ये सब हरामी हैं, राधा ने कहा, एक दूसरे की काट में रहते हैं। ये तुम्हें दरेवदीन के पास ले जाता तो इनाम में 1000-2000 रुपए मिल जाते, जबकि नागराज ने तुम्हारे लिए पूरे 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। ओह, इस इंकशाफ पर मैं चौंके बगैर ना रह सका। अब तुम जो भी जानकारी चाहते हो इससे हासिल करो, राधा ने कहा। ये सब कुछ जानता है, एक एक बात मालूम है इस सरामी को। उसने संपित की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात और आंखों में वहशत नुमाया थी। मेरे बारे में वो बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि मैं नागराज के हल्के में यमराज के नाम से मशहूर हो चुका हूँ और ये गलत भी नहीं था। अब तक मैं वाकई उन लोगों के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुआ था। मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा हटा रहा हूँ, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुमने जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज निकाली तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, समझे? संबित ने इस बात में गर्दन हिला दी। उसकी आंखों में वहशत कुछ और बढ़ गई। मैंने उसके मुंह में ठुलसा हुआ कपड़ा निकाल दिया। मुंह के बल फर्श पर गिरने से वाकई ही उसके सामने के 2 दांत हिल गए थे। कपड़ा मुंह से निकलते ही मुंह में जमा हुआ खून भी बह निकला। पानी, मुझे पानी दो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैंने राधा को इशारा किया। वो फ्रिज से ठंडा पानी ले आई। मैंने संपित के हाथ भी खोल दिए। मुझे यकीन था कि इतनी पिटाई होने के बाद अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे उसे मजीद नुकसान उठाना पड़े। राधा ने पानी का गिलास उसके हाथ में थमाकर कैराकोफ उठाई और सामने कुर्सी पर बैठ गई। वो संपित के मामले में मुझसे ज्यादा मोहतात थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर संपित किसी तरह बचकर निकला तो उसका क्या हशर होगा। संपित ने 2 मरतबा कुली की, पानी के 2 घूंट भरे और गिलास वहीं फर्श पर रख दिया। हाँ, अब बताओ सब कुछ कैसे हुआ? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। अचालजुआल मंदिर को आग किसने लगाई थी? नागराज के आदमियों ने, संपित ने जवाब दिया। उसे पता चल गया था कि तुम पिछले 2 महीनों से वहाँ छुपे हुए हो और पंडित बैरू तुम्हारे साथ हर तरह का ताउन कर रहा है और नागराज को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा है। उसे ये भी यकीन था कि कैंप में बम धमाकों के बाद तुम सीधे वहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मंदिर का रुख करने की बजाय आलका के आश्रम पहुंच गए। नागराज को पता कैसे चला कि मैं मंदिर में पनाह लिए हुए था? मैंने पूछा। शमिया ने सब कुछ बता दिया था, संपित ने जवाब दिया। शमिया ने? मैं उछल पड़ा। कैंप में धमाकों के दौरान गोरख सिंह तो खत्म हो गया था, मगर शमिया बच गई थी, संपित ने बताया। वो शदीद जख्मी हुई थी। उसने नागराज को बता दिया कि साधु के बेस में तुम उसके साथ आए थे और बम तुम ही ने लगाए थे। मैं तुम्हारी बातों से कुछ उलझ रहा हूँ संपित, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पहली बात तो यह कि शमिया ने यह कैसे कह दिया कि बम मैंने लगाए थे, हालांकि मैंने उसे अपने असल प्रोग्राम से बिल्कुल बेखबर रखा था। वो बेवकूफ नहीं है, संपित ने जवाब दिया। जब तुमने उसे साथ चलने को कहा था वो समझ गई थी कि तुम कैंप में कुछ न कुछ करना चाहते हो। उसका ख्याल था कि तुम गोरख सिंह को घेर कर कत्ल करना चाहते हो, लेकिन बम्बों का तो उसके जहन में भी नहीं था। उसे गुस्सा इसी बात का था कि तुमने उसे भी धोखे में रखा था और दूसरों के साथ उसे भी मारने की कोशिश की थी। इसलिए उसने तुम्हारे बारे में हर बात नागराज को बता दी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। कैंप में बम धमाकों की तरह मिलते ही नागराज वहाँ पहुँच गया था।
उस वक्त तक वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। 22 आदमी तो फौरी तौर पर ही हलाक हो गए थे और कई जख्मी हुए थे। छमिया भी जख्मियों में शामिल थी। उसने नागराज को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। नागराज ने उसी वक्त चंद आदमी मंदिर की तरफ दौड़ा दिए। उन्होंने मंदिर के अलावा उस बंगले को भी घेरे में ले लिया था जहाँ तुम छुपे हुए थे, लेकिन पंडित बैरू मंदिर के तय खानों में छुप गया था। नागराज के आदमियों ने शाम तक मंदिर को घेरे में ले रखा और आखिरकार नागराज के हुक्म पर चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर मंदिर को आग लगा दी। उसका ख्याल था कि तुम भी पंडित बैरू के साथ तय खाने में कहीं छुपे हुए हो। आग लगते ही या तो बाहर निकल आओगे या जल कर भस्म हो जाओगे। तुम किस्मत के धनी साबित हुए जो मंदिर नहीं गए। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, नागराज बहुत जहरीला आदमी है। वो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। अपने दुश्मनों को माफ करना तो मैंने भी नहीं सीखा। अपने दुश्मनों को तो माफ करना मैंने भी नहीं सीखा, मैंने संपित के खामोश होने पर कहा। लेकिन मैं दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए इस तरह पागल नहीं होता। अपनी आवाज को काबू में रखता हूँ और बहुत सोच समझ कर वार करता हूँ और मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने नागराज की तरह एमको की फौज नहीं पाल रखी। गुंडों और बदमाशों पर भरोसा करने की बजाय खोपड़ी से काम लेता हूँ, जिसका अंदाजा तुम सब लोग लगा चुके हो। बहरहाल मुझे कैंप के बारे में बताओ, वहाँ कितना नुकसान हुआ है? 22 आदमी तो फौरन ही मर गए, 6 हॉस्पिटल जाकर खत्म हो गए। इस तरह अब तक 28 आदमी खत्म हो चुके, जिनमें 24 तुम्हारे हम वतन है। संपित ने जवाब दिया। मुझे अपने उन हम वतनों के मरने का कोई अफसोस नहीं, मैंने जवाब दिया। वो गद्दार थे और गद्दारों का मर जाना ही बेहतर होता है। बहरहाल कैंप के बारे में हमें कुछ और बताओ। आधे से ज्यादा कैंप तबाह हो चुका है। उसकी सरगर्मियां बहाल होने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। तुमने कैंप की तबाही के लिए जो बम इस्तेमाल किए थे वो बहुत ताकतवर थे। संपित ने कहा, तुम्हारी सरगर्मियों के बारे में अब तक ऊपर इतला नहीं पहुंची थी, लेकिन अब नागराज को सब कुछ बताना पड़ा। आला हुक्काम का ख्याल है कि तुम अकेले नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ जरूर कुछ और आदमी भी हैं जो इन मामलों में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। दिल्ली से कुछ माहिरीन को भी तलब कर लिया गया है। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कल से यहाँ डेरा जमाए बैठा है। नागराज ने मंदिर की आतिशज़दगी भी तुम्हारे खाते में डाल दी। वो अपनी कोई गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो तो यहाँ पर मौजूद रहा के बाद अफसरों को भी अपने साथ लपेटने की कोशिश कर रहा है। चीफ मिनिस्टर उसके बारे में सब कुछ जानता है, मगर मैं विश्वास से कहता हूँ कि वो भी नागराज की बातें तस्लीम करेगा और वो साफ बच निकलेगा। हैरत है, सब कुछ जानते हुए भी उसके नखरे उठाए जा रहे हैं, मैंने कहा। उसकी वजह है, संपित ने जवाब दिया। वो दहशतगर्दी के कैंप को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा था। उसने दहशतगर्दी और तशद्दुद की ऐसी ऐसी तरकीबें इस्तेमाल की है कि कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। ब्रेन वॉशिंग के तो उसने ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए हैं कि जिन पर हैरत होती है। अगर तुम्हें सिर्फ 15 मिनट उससे बात करने का मौका मिल जाए तो तुम भी अपने देश से सारी वफादारी भूल जाओगे और तुम्हारी बातें सुनकर मालूम होगा कि पाकिस्तान का तुमसे बड़ा कोई और दुश्मन हो ही नहीं सकता। उसकी एक और मिसाल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, हमारा एक साथी प्रेमनाथ राह का बेहतरीन एजेंट था। वो पाकिस्तान में कई कामयाब मिशन अंजाम दे चुका था। पूरी इंटेलिजेंस में उसे पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन समझा जाता था। नागराज ने उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी और वो भारत का दुश्मन और पाकिस्तान का हमदर्द बन गया। इस बहस में उसने अपने एक साथी को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। प्रेमनाथ हमारे ही लिए खतरा बन गया था। उसे मजबूरन गोली मारकर खत्म करना पड़ा। तो तुम्हारा ताल्लुक राज से है? मैंने पूछा। हाँ, संपित ने इस बात में सारी लाया। माउंट इव्यू में राह के कई आदमी हैं जो नागराज और उसके आदमियों पर निगाह रखे हुए हैं। मुझे द्रेवदीन और उसके ग्रुप की निगरानी के लिए भेजा गया था। ये सब नागराज के गुर्गे हैं जिन्हें उसने मुख्तलिफ शोबे बांट रखे हैं। अगर हम लोग उनकी सरगर्मियों की रिपोर्ट्स ऊपर ना भेजते रहें तो ये लोग बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएं। नागराज के और क्या मंसूबे हैं? मैंने पूछा। वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ऐसे मंसूबे बनाने में उसका कोई सानी नहीं, संपित ने जवाब दिया। मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए बताए जा रहा हूँ कि तुम माउंट इव्यू की हुदूद से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बहरहाल उसने जो नया मंसूबा बनाया है वो बहुत ही खौफनाक है और वो मंसूबा वो जहर है जो उसने तैयार किया है। मैंने कहा, ओह वो उछल पड़ा, तुम तो जानते हो। हाँ, और मैं उस इंजेक्शन का तजर्बा भी कर चुका हूँ। नागराज के सामने रवि पंडित पर इंजेक्शन लगने के बाद वो जिस तरह तड़पा है वो मंजिल मैं नहीं भूल सकता। लेकिन ये इत्मीनान रखो, नागराज का ये मंसूबा हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है, संपित ने कहा। तुम्हें नागराज पर एक मर्तबा हाथ उठाने का मौका मिल गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर मर्तबा उस पर हावी रहोगे। और मैं तुम्हें एक बात और भी बता दूं। वो खामोश हो गया। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त हम में जो बातें हो रही हैं उसका एक एक लफ्ज गोपाल के कानों तक पहुंच रहा है। उसे पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ और तुम्हारे साथ कौन है। ओह, मैं उछल पड़ा। तुम्हारे पास कोई ट्रांसमीटर? मैं घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। हाँ,
मेरे गले में ये लॉकेट देख रहे हो? उसने सोने की चेन में लगे हुए लॉकेट की तरफ इशारा किया। यहाँ आने के बाद जब राधा ने मुझे धक्का देकर गिराया था तो मैंने उसी वक्त ये ट्रांसमीटर ऑन कर दिया था। यहाँ होने वाली सारी बातें गोपाल सुन चुका है। उसे ये भी मालूम हो चुका है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अभी तक लोकेशन नहीं बता सका, लेकिन अब उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले राधा चील की तरह उस पर झपटी और उसके गले से लॉकेट नोच लिया। सब्बिन ने उठकर उससे लॉकेट छीनने की कोशिश की थी, मगर मैंने जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो कराता हुआ वहीं पर उलट गया। राधा ने लॉकेट खोलकर देखा, उसमें वाकई ट्रांसमीटर पोशीदा था। राधा चलने में उसे देखती रही, फिर लॉकेट फर्श पर फेंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने लॉकेट को पैर के नीचे कुचल दिया। मुझे हैरत थी, संपित के पास लॉकेट में ट्रांसमीटर मौजूद था, मगर उसने किसी को अपनी लोकेशन नहीं बताई थी। हालांकि ऐसा वो कर सकता था, या मुमकिन है उसने ये सोच रखा हो कि अपने तौर पर ही हमें जेर करने की कोशिश करेगा। मुझे नागराज के हवाले करके उसे 5 लाख रुपए मिल सकते थे, जबकि ट्रांसमीटर पर इतला देने के बाद राह के दूसरे आदमी भी पहुंच जाते और वो इनाम से महरूम रह जाता। तुम्हें इससे कुछ और तो नहीं पूछना? राधा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। नहीं, अब क्या पूछना है? मैंने नफी में सर हिलाया। राधा ने कैराकोफ मेरे हवाले कर दी और संपित के हाथ एक बार फिर पुश्त पर बांध दिए। तुमने जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया संपित, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, इन आखिरी लम्हों में भगवान को याद कर लो। संपित की आंखों में खौफ उभर आया। वो कभी राधा की तरफ देख रहा था और कभी मेरी तरफ। राधा ने उसे पैर की ठोकर मारते हुए खड़े होने का हुक्म दिया और फिर धक्के देती हुई कमरे से बाहर ले आई। काठी के गेट से निकलने से पहले उसने मोहतात अंदाज में सड़क पर दोनों तरफ झांका और संपित को राइफल की जद पर लेकर बाहर आ गई। मैं भी उसके साथ ही था। संपित का पिस्तौल मेरे हाथ में था। हम सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए और सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उस वक्त रात का 1 बजने वाला था। उस तरफ आबादी वैसे ही बहुत कम थी। पहाड़ियों पर कांटे एक दूसरे से बहुत फासले पर थे, इसलिए किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। वो पहाड़ी तकरीबन 400 फुट ऊंची थी। संपित के हाथ चूंकि पुश्त पर बंधे हुए थे, इसलिए उसे ऊपर चढ़ते हुए अपना तवाज़ुन कायम रखने में खासी दुश्वारी थी। वो 2 मरतबा लड़खड़ा कर गिरा भी और दोनों मरतबा राधा ने उसे ठोकरें मार कर उठाया। उसके साथ राधा को सलूक देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो वाकई उसके साथ अपना कोई पुराना हिसाब चुका रही थी। उस पहाड़ी से उतरने के बाद हम एक और छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए। राधा उसे किसी ऐसी जगह ले जाकर मारना चाहती थी जहां बाद में उसकी लाश मिल जाए तो हमारा कोई सुराग न लगाया जा सके। गहरी तारीकी और सन्नाटा था। उस पहाड़ी से उतरते हुए संपित ने अचानक एक खड्ड में छलांग लगा दी। राधा चीखती उसके पीछे लपकी और साथ ही उसने राइफल का ट्रैगर दबा दिया। वीराना फायर की आवाज से गूंज उठा। राधा की चलाई हुई गोली संपित तक नहीं पहुंच सकी थी। नशेब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा के साथ मैंने भी खड्ड में छलांग लगा दी और नशेब में दौड़ता चला गया। मैं इस खौफनाक हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर संपित बचकर निकल जाने में कामयाब हुआ तो हमारे बचने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। दाईं तरफ चीख की हल्की सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। राधा ने भी वो आवाज सुन ली और फिर हम दोनों उस तरफ दौड़ पड़े। संपित तारीकी में किसी पत्थर से ठोकर खा कर गिरा था। भागते हुए किसी तरह उसके मुंह में फुंसा हुआ कपड़ा निकल गया। गिरने से उसे चोट लगी तो वो बेइख्तियार चीख उठा। अगर उसके हाथ खुले होते तो दोबारा उठकर भाग खड़ा होता या कोई पत्थर उठाकर हम में से किसी पर हमलावर होने की कोशिश करता, मगर जब हम करीब पहुंचे तो वो उठने की कोशिश कर रहा था। राधा उसके सामने अकड़कर खड़ी हो गई, राइफल सामने को टिका ली और ट्रैगर दबाती चली गई। फायरिंग के साथ संपित की भयानक चीखें भी पहाड़ियों में गूंज उठी। राइफल खामोश हो गई। राधा खुद भी बैठती चली गई। वो बुरी तरह हाँप गई थी। चंद सेकंड बाद मैंने आगे बढ़कर राधा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उठकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ दिया और हम वापस चल पड़े। काठी तक पहुंचने में हमें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। दरवाजा बंद करते हुए राधा ने राइफल एक तरफ फेंक दी और पलटकर मुझसे लिपट गई। उसने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया था। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। वो एक खौफनाक तजर्बे से गुजरी थी और शायद यह उसका रद्द अमल था। मैंने उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर उसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। उसका सारा बोझ मेरे ऊपर था। उसका सांस अब भी फूला हुआ था। राधा को अपने आप को संभालने में तकरीबन 15 मिनट लगे। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है? मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज है, राधा ने जवाब दिया। पहाड़ियों में गूंजती हुई फायरिंग की आवाज से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि कहाँ क्या हुआ है, और अगर कोई दिन में उस तरफ निकल भी गया तो उस वक्त तक संपित की लाश शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। इन पहाड़ियों में लातादाद खूनख्वार भेड़िए घूमते रहते हैं। हो सकता है अब तक कुछ भेड़िए वहां पहुंच गए हों और उन्होंने दावत उड़ाना शुरू कर दी हो। सुबह अगर वो लाश किसी को मिल भी गई तो शनाख्त के काबिल नहीं होगी। इसका मतलब है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया।
तुम मुझे उन औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ पाओगे जिनसे अब तक तुम्हारा वास्ता पड़ा है। तुम्हारे दुश्मन अगर यहाँ तक भी आ गए तो तुम तक पहुँचने के लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। क्या? मैं उछल पड़ा। क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? मोहब्बत? और वो भी तुम जैसे वैशी से? राधा के होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। अरे ये तो उस मट्टी की मोहब्बत है जिससे तुमने जन्म लिया है। क्या मतलब? मैं चौंक गया। मैं वाकई उसका मतलब नहीं समझ सका था। अभी बताती हूँ। वो उठकर खड़ी होगी। पहले चाय बना लूं। उस कमबख्त संपित ने तो मेरा दिमाग हिला कर रख दिया है। बस सिर्फ चंद मिनट। राधा रसोई में घुस गई और मैं उसकी बात पर गौर करता रहा। उसने कहा था ये तो उस मट्टी की मोहब्बत है जिससे तुमने जन्म लिया है। मैं उसकी बात का मतलब अब भी नहीं समझ सका था। मेरी जन्म भूमि से उसका क्या ताल्लुक हो सकता था? वो मेरी रिश्तेदार तो नहीं थी जो उसे मुझसे कोई खास लगाव होता। राधा तकरीबन 20 मिनट बाद चाय बनाकर लाई। उसने एक कप खुद लिया और एक मेरे सामने रख दिया। चाय की 2-3 चुस्कियां लेने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही बात शुरू करेगी, मगर मुझे ही जबान खोलनी पड़ी। तुमने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया राधा, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मट्टी की मोहब्बत से क्या मुराद है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी जन्मभूमि से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? ये मट्टी की मोहब्बत भी अजीब चीज होती है। कोई ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, ये उसे अपनी गिरफ्त से नहीं निकलने देती। राधा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैंने भी उसी मट्टी से जन्म लिया है जिससे तुम्हारा खमीर उठा है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा।